जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे का कुछ टॉपिक लेकर आए हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 4 होने वाला है। इसके पहले हम लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 बता दिए थे। लेक्चर 1 में बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसमें एक ग्रीक वर्ड योटा आया था, आई, उसके बारे में बताए थे। सेकेंड लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए थे। लेक्चर फर्स्ट में भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए थे। लेक्चर 3 में मॉडुलस के बारे में बताए थे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताए थे। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 लेक्चर में कुछ कुछ टॉपिक्स के चर्चा किए थे। आज जो टॉपिक हो गया लेक्चर 4 में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो इस टॉपिक का नाम है आर्गूमेंट ऑफ जेड। जेड बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर, या आर्गूमेंट का ही दूसरा नाम है एम्पलीट्यूड। ओके दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या है? एम्पलीट्यूड। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आर्गूमेंट होता क्या है। जैसे ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो एक्सिस है ये रियल एक्सिस होते हैं। ओके, और ये रियल पॉजिटिव एक्सिस है, ये भी रियल एक्सिस ही है, लेकिन ये निगेटिव है। आप जानते हैं दोस्तों, इधर निगेटिव होता है, ये ओरिजिन हो गया। ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी पॉजिटिव एक्सिस, और ये क्या है? इमेजिनरी निगेटिव एक्सिस है। ओके दोस्तों, अब आखिर ये आर्गुमेंट होता क्या है? जैसे देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट ही होता है। जैसे हम यहाँ लिख दें z बराबर 3 + 4i, तो ये x का वैल्यू है और ये क्या है आपका y का वैल्यू है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट निकालना हो तो सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए z बराबर a + ib लिख दिया। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जब हम इस ओरिजिन के साथ मिलाते हैं, तो जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ मिला देंगे, ओरिजिन के साथ क्यों हम मिला रहे हैं? कि जब पॉइंट है तो पॉइंट से एंगल कब बनेगा? जब एंगल का जो निर्माण होता है दो लाइन से ही बनता है। जैसे एक लाइन है, ये कट गया तो यहाँ पे एंगल बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया। यानी ये जो पॉइंट है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ओरिजिन से मिला दिया। अब ये जो लाइन देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, सपोज थीटा, इसी का नाम होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड। इसको शॉर्ट में आप जो ये आर्गुमेंट है, अरेंजमेंट, आर्गुमेंट ही बोला, अरेंजमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ जो जेड है इसको शॉर्ट में ARGZ बोलते हैं। ओके, या AMPZ को लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो आखिर ये एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो ओरिजिन के साथ मिलने के बाद रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब ये जो एंगल है इस एक्सिस में भी हो सकता है, सॉरी इस कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी, सेकंड कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है। इसके लिए कुछ बातें हैं। अगर हम बहुत ही ट्रिक बता रहे हैं, इजी ट्रिक, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट है तो उसका जो वैल्यू होते हैं वो अल्फा होते हैं, ठीक है। सेकंड वाला जो होते हैं पाई माइनस अल्फा होते हैं, थर्ड में जो होते हैं अल्फा माइनस पाई होते हैं, और लास्ट में माइनस अल्फा होते हैं। आपको अभी समझ में नहीं आया होगा आखिर ये अल्फा क्या है, पाई माइनस अल्फा क्या है, अल्फा माइनस पाई क्या है, और माइनस अल्फा क्या है, ठीक है। इसमें आपको जानने के लिए हम एक क्वेश्चन का चुनाव करते हैं, तब आपको हम बताते हैं। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, ठीक है। सपोज हम यहाँ से क्वेश्चन बनाए 1 + i√3, इसका आपको आर्गुमेंट निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? आर्गुमेंट। उससे पहले एक छोटा सा बात बताते हैं। जैसे ये आपका रियल हो गया और ये आपका इमेजिनरी हो गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हो गया। इसमें x का वैल्यू क्या है? मान लो यहाँ पे क्या है, 1 है और यहाँ पे √3 है। x का वैल्यू 1, y का √3 मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है। अगर इसको हम मिला दें इस तरह से, तो इस तरह से जो ग्राफ बनेगा, ये वाला वैल्यू क्या होगा? ये वैल्यू सपोज 1 है, ओके,
यहाँ पे है ना, और ये इमेजिनरी एक्सिस जो है उसका वैल्यू कितना है √3, सपोज ये √3 है। ओके दोस्तों, मुझे ये एंगल निकालना है, तो आपको एक tan थीटा का फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो P का वैल्यू क्या है दोस्तों √3 और B का वैल्यू कितना है 1, यानी tan थीटा बराबर √3 आया, √3 का वैल्यू क्या आ गया tan 60, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60। दोस्तों यही आपका अरेंजमेंट हुआ। लेकिन अगर यही निगेटिव में रहता, सपोज निगेटिव में कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसे हम लोग नहीं बनाएंगे, ये तो ग्राफ के मेथड से हमने बना दिया कि आर्गुमेंट कैसे निकलता है। लेकिन जब आप इसको सॉल्यूशन जब करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं a+ib लिखते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को z = क्या लिखते हैं a+ib। तो यहाँ a का वैल्यू क्या है 1 और b का वैल्यू क्या है दोस्तों √3। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा का वैल्यू जो होते हैं वो फार्मूला होते हैं b/a। तो अगर हम कहें कि यहाँ से थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स हो जाता है। जिस तरह से प्लस बराबर के उधर जाता है तो माइनस, माइनस प्लस, गुना डिवाइड, और डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, उसी तरह से जब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बराबर के दूसरे साइड में जाते हैं तो वो इन्वर्स का फॉर्म हो जाते हैं। अब ये जो b/a है थीटा बराबर, तो tan इन्वर्स b क्या होता है दोस्तों, ये a है और b है, b आखिर है क्या इमेजिनरी है, तो यहाँ पे लिखते हैं इमेजिनरी ऑफ z, और a क्या होता है दोस्तों रियल, तो इसको क्या बोलते हैं इमेजिनरी ऑफ r यानी रियल, यानी ये थीटा का फॉर्मूला होता है। ओके दोस्तों, अब जरा देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थीटा निकालते हैं। सिंस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स मॉड इमेजिनरी ऑफ z और रियल ऑफ सॉरी यहाँ पे रियल RE रियल ऑफ z, यहाँ पे क्या हो जाएगा रियल ऑफ z। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं tan इनवर्स इमेजिनरी ऑफ z, इसका वैल्यू कितना है आपको दोस्तों √3 और रियल ऑफ z कितना है 1, यानी tan इनवर्स कितना हो गया √3। ये तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही निकलेगा, यानी tan इनवर्स √3। और दोस्तों आपको पता है कि √3 जो होते हैं tan 60 का वैल्यू होता है, जो π/3 के इक्वल होते हैं। ये आपका थीटा निकल गया यहाँ पे, चूंकि इसलिए यहाँ पे थीटा कर दिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये थीटा बराबर क्या हो गया π/3। यही आपका क्या है अरेंजमेंट ऑफ z है या एम्पलीट्यूड ऑफ z है। अब एक निगेटिव पे, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप लिख सकते हैं, सो अरेंजमेंट ऑफ z = π/3, यानी आर्गुमेंट निकलने का अरेंजमेंट कह रहे हैं, सॉरी आर्गुमेंट जब निकालते हैं तो लास्ट में जो एंगल होगा वो निकाल देंगे। एक निगेटिव वाला वैल्यू बताते हैं तब आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं निगेटिव फॉर्म में, जैसे -2 + 2√3 आई। देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, बोलिए तो यहाँ a का वैल्यू कितना है -2, b का वैल्यू कितना है 2√3। अब मुझे सिंस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स मॉड इमेजिनरी ऑफ z और रियल ऑफ z। सो थीटा बराबर tan इनवर्स इमेजिनरी ऑफ z कितना वैल्यू है दोस्तों 2√3 और रियल ऑफ z वैल्यू कितना है -2। ये 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, यानी tan इनवर्स कितना आ गया दोस्तों -√3। अब ये मॉड से जब बाहर निकलेगा तो tan इनवर्स √3 कितना का दोस्तों वैल्यू होता है π/3 का। अब देखिए इसके पहले जो एंगल आया था वही आर्गुमेंट हो गया था, लेकिन कब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। अब देखिए आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट होते हैं, सेकंड होते हैं, ये थर्ड होते हैं और ये क्या होता है फोर्थ। जो प्लस प्लस रहता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट,
माइनस प्लस होता है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट, माइनस माइनस थर्ड कोऑर्डिनेट और प्लस माइनस फोर्थ कोऑर्डिनेट। ओके दोस्तों, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट का वैल्यू रहेगा तो जो एंगल आता है अल्फा, वही अल्फा आर्गुमेंट कहलाता है। अगर सेकंड में आएगा तो जो आंसर आता है अल्फा, उसको पाई में से घटा लेंगे, पाई माइनस अल्फा। अगर थर्ड में आता है, थर्ड में फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस पाई, एंड लास्ट में क्या होते हैं माइनस अल्फा। जैसे आप देख सकते हैं ए का वैल्यू यहाँ निगेटिव है और बी का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, यानी ये एक्स की जगह पर है और ये वाई की जगह पर है। इट मीन्स माइनस और प्लस के फॉर्म में है। जब माइनस प्लस के फॉर्म में है तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा दोस्तों, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर, फॉर्मूला क्या है पाई माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस पाई बाई 3, एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई बाई 3। यानी आप देख सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का आर्गुमेंट निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग tan निकालते हैं। tan निकालने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस कोऑर्डिनेट का वैल्यू है। जिस कोऑर्डिनेट का वैल्यू रहेगा उस कोऑर्डिनेट को देखते हुए हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। जैसे ये सेकंड कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का है, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट का है और ये क्या है आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट का। अगर कैसे पहचानेंगे कि फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है कि फोर है, तो ये तो आप 10th में जानते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है प्लस प्लस होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में पाई माइनस अल्फा इट मीन्स माइनस प्लस होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में जो माइनस माइनस होते हैं और फोर्थ में क्या होता है प्लस माइनस। तो यकीन है कि आपका जब आर्गुमेंट निकालना हो इट मीन्स एम्पलीट्यूड निकालना हो तो आप क्या करेंगे tan निकाल लेंगे। tan निकालने के बाद कोऑर्डिनेट डिसाइड करके वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए एक चीज आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो ये भी वैल्यू जो निकलता है आर्गुमेंट, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है। अगर इसी में ऐसे पूछता नहीं है बोर्ड के एग्जाम में, जनरल वैल्यू पूछेगा कि आर्गुमेंट निकालिए प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू एंड ऑल्सो जनरल वैल्यू। तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो वही आंसर छोड़ देंगे। अगर जनरल वैल्यू निकालना हो तो कुछ नहीं, इसमें 2 पाई के जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे 2 पाई के, चाहे 2 के पाई कर दीजिए अच्छा रहेगा। अब आपके दिमाग में ये आएगा आखिर ये जोड़ क्यों रहे हैं। एक बात बताइए दोस्तों, अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट है, सपोज यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, आर्गुमेंट जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हैं। ओके, जो ये एंगल बन रहे हैं, ये एंगल ये बन रहा है, हो सके कोई आदमी यहीं से यहीं गया एंगल हो गया, कोई हो सके ये 2 बार घुमा होगा तब यहाँ पे आके रुका होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, ये घूमते हुए आया और यहाँ पे पहुंच गया, जहाँ से चला वहीं पे पहुंच गया। अब कोई आदमी फिर एक बार घुमा, ये 2 बार घुमा, अब कोई फिर 2 बार घूम के या फिर यहीं पे रुक गया, यही ना मेन एंगल है, बाकी सब तो जीरो हो गया क्योंकि जहाँ से चला वहाँ पे खत्म हो गया। इसीलिए यहाँ पे 2 पाई यूज करते हैं अगर जनरल वैल्यू निकालना होता है, क्योंकि 2 पाई का मतलब होता है एक राउंड। अगर एक राउंड मारेगा तो 2 पाई, 2 राउंड मारेगा तो कितना हो जाएगा 720। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं 2 के पाई, ये 2 पाई आपको एक राउंड को दर्शा रहा है और के मतलब आप कितना बार राउंड मारे। बस सिंपल सा कंसेप्ट ये रखेंगे कि अगर जनरल वैल्यू निकालना हो तो प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के ये जोड़ देंगे तो वो जनरल वैल्यू हो जाएगा। ऐसे एग्जामिनेशन में ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछता है एज ए इंटरमीडिएट के एग्जाम में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन क्लियर करके इस टॉपिक को हम खत्म भी करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज -3 -i। बताइए दोस्तों इसमें a का वैल्यू क्या आ गया -3, b का वैल्यू क्या आ गया -1। सिंस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स मॉड इमेजिनरी ऑफ z और रियल ऑफ z, यही ना होता है दोस्तों। सो थीटा बराबर tan इनवर्स इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी ऑफ z कितना है दोस्तों -1 और रियल ऑफ z कितना है 3। ओके, अब देखिए
सॉरी दोनों है, तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा। इट मीन्स tan इनवर्स क्या आ गया 1/3। अब ये देखा जाए तो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो थीटा का वैल्यू तो यही हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। अब ये किस कोऑर्डिनेट में है? थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको हम बताए थे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अल्फा, सेकेंड में पाई माइनस अल्फा, फिर अल्फा माइनस पाई, और फिर क्या होता है दोस्तों माइनस अल्फा होता है। अब माइनस अल्फा होने के बाद आप देख सकते हैं कि पाई माइनस अल्फा हो गया, अल्फा माइनस पाई, अल्फा और अल्फा माइनस अल्फा हो गया। अब यहाँ से अगर हम कहें कि आर्गूमेंट निकालिए, आर्गूमेंट ए आर जी, आर्गूमेंट ऑफ जेड बराबर किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है दोस्तों? अल्फा माइनस पाई। तो अल्फा का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स 1/3, और चूंकि ये मॉड का बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? tan इनवर्स 1/3 माइनस पाई। यही आपका आंसर हुआ, आर्गूमेंट निकल गया। आर्गूमेंट का दूसरा नाम क्या होते हैं? एम्पलीट्यूड होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, तो आपको आज का क्लास कैसा लगा? आर्गूमेंट, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट निकालना हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले उसको यहाँ से थीटा निकालेंगे tan की मदद से। थीटा निकालने के बाद डिसाइड करेंगे किस कोऑर्डिनेट में है। जिस कोऑर्डिनेट में होगा हम वो वाला फार्मूला लगा देंगे, और वहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या होगा? आर्गूमेंट होगा। आर्गूमेंट का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दूँ कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट निकालना है तो माइनस पाई से बड़ा होता है और पाई से लेस होता है। हमेशा जो आर्गुमेंट निकलेगा वो इन दोनों के बीच में ही होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे का पार्ट होगा, लेक्चर 5 में चलेंगे। ये लेक्चर 4 था। मिलते हैं लेक्चर 5 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक